कोल्ड वॉर के उस डरावने दौर में नासा के एक सैटेलाइट ने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एक बड़ा डराने वाला सिग्नल देखा। वो बिल्कुल एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसा था। वो पूरे कोल्ड वॉर की दिशा ही बदल सकता था। क्या वो एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था? पूरे कोल्ड वॉर के दौरान नासा के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स फ्रंट लाइंस पर भी लड़ रहे थे। हालांकि 10 साल से ज्यादा समय तक स्पेस रेस ही हेडलाइंस में रही, पर इस एजेंसी ने अमेरिकी सेना की मदद करने का एक सीक्रेट रोल भी निभाया था। अगस्त 1963 में दुनिया की सुपर पावर्स के लीडर्स ने साथ में इतिहास के एक सबसे अहम अग्रीमेंट पर साइन किए थे। 1962 की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद दोनों देशों को लगा कि वो इस जंग में काफी आगे निकल गए हैं और हालात अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। कैनेडी और क्रुश्चेव को लगा कि अब एक पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी बहुत जरूरी हो गई है। दोनों ने साइन तो किया, पर आपसी भरोसा नहीं था। उस ट्रीटी के तहत जमीन के ऊपर सारे न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन्स बैन कर दिए गए थे। इन ट्रीटीज के बावजूद दोनों साइड को ये नहीं पता था कि दूसरा क्या कर रहा है और दोनों एक दूसरे पर शक करते और एक दूसरे से डरते थे। 3, 2, 1। नासा ने स्पेस सैटेलाइट्स की पूरी सीरीज लॉन्च करके मदद की, वेला 1 से 12 तक, और इस बात का ध्यान रखा कि वो पैक्ट ना टूटे। वो एडवांस्ड वेला सैटेलाइट्स एक से एक हाईटेक इक्विपमेंट, एक्सरे, गामा, न्यूट्रॉन डिटेक्टर्स से लैस थे, लेकिन उनमें बैंग मीटर्स भी लगे थे जिनसे उन इंटेंस लाइट फ्लैशेस का पता लगाया जाता था जो एटॉमिक एक्सप्लोजन से निकलती थीं। पहले लॉन्च के 16 साल बाद वेला सैटेलाइट्स की उम्र कम होने लगी थी, लेकिन पैट्रिक एयरफोर्स बेस फ्लोरिडा के टेक्नीशियंस अभी भी उनकी रीडिंग्स पर नजर रखे हुए थे, और जब उनकी नजर वेला 6911 पर गई तो सभी चौंक गए। वो एक डबल फ्लैश सिग्नेचर था, और डबल फ्लैश का एक ही मतलब है न्यूक्लियर डेटोनेशन। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन में सिर्फ विस्फोट होता है, लेकिन नहीं, उसमें 2 बार विस्फोट होता है। और सैटेलाइट ने उसी यूनिक सिग्नेचर को देखा था। फ्लोरिडा के टेक्नीशियंस को लगा कि वो फ्लैशेस एक खतरनाक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के हैं, लेकिन उसकी लोकेशन थी अफ्रीका और एंटार्क्टिका के बीच समंदर में, जो बड़ी अनोखी बात थी। अटलांटिक ओशन के बीच में कहीं पर न्यूक्लियर डेटोनेशन नहीं हो सकता था। कई ऐसी लोकेशंस थीं जहां इस तरह के न्यूक्लियर डेटोनेशन हो सकते थे, लेकिन अफ्रीका और एंटार्क्टिक के बीच तो उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उस सस्पेक्टेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का पता लगते ही व्हाइट हाउस में अफरा तफरी मच गई। क्या किसी ने न्यूक्लियर टेस्टिंग बैन को तोड़ा था? सबसे पहले तो शक सीधे सोवियत यूनियन पर ही गया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो आखिर एक ओशन के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग क्यों करते? 1963 से ही अमेरिकी प्रेसिडेंट का मॉस्को से सीधा हॉटलाइन कांटेक्ट था, ताकि किसी पोटेंशियल न्यूक्लियर क्राइसिस को रोका जा सके। रशियंस ऐसे किसी भी इंसिडेंट की जानकारी से इनकार करने लगे, लेकिन सोवियट्स पहले ही कई बार सीक्रेट न्यूक्लियर ऑपरेशंस कर चुके थे, और उन्होंने कुछ समय पहले ही अटलांटिक के पार क्यूबा तक अपनी मिसाइल्स पहुंचाने की कोशिश की थी, जिससे दुनिया एक एटॉमिक एक्सटिंक्शन से बाल बाल बची थी। अमेरिकन गवर्नमेंट ने रेडिएशन का पता लगाने के लिए सदर्न ओशन में अपने स्पेशली कॉन्फ़िगर्ड एयरक्राफ्ट्स और शिप्स भेजे। हैरानी की बात थी कि उन्हें किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का कोई और एविडेंस नहीं मिला, ना तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मिले, ना ही दूसरे डेब्री ही। इसलिए ये बात एक रहस्य ही रह गई कि वो लाइट फ्लैश आखिर किस चीज का था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने साइंटिस्ट्स का एक इमरजेंसी पैनल बनाया, जिसे उस डबल फ्लैश की वजह का पता लगाना था। उन्होंने साउथ अटलांटिक फ्लैश के कई पोटेंशियल कॉजेज की जांच की, और उन्होंने गड़बड़ सिग्नल से लेकर डिटेक्टर के फेलियर तक को ध्यान में रखा, और यह भी कि कहीं कोई माइक्रोमीटियोराइट तो सैटेलाइट से नहीं टकराया था। उनकी इन्वेस्टिगेशन 8 महीने तक चली, और फिर वो पैनल इस नतीजे पर पहुंचा कि उस इंसिडेंट की वजह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थी। उनकी थियरी थी कि वो एक छोटा सा मेटेओराइट उस सैटेलाइट से टकराया था, जिससे वो गड़बड़ी हुई थी। जब किसी स्पेसक्राफ्ट से कोई माइक्रोमीटियोराइट टकराता है, तब उससे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं और लाइट के फ्लैशेस नजर आते हैं। कहते हैं कि इसकी संभावना 100 करोड़ में 1 की होती है।
फिर वहां हुआ क्या था? कुछ ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि वेला ने एक न्यूक ही देखा था। एक ट्रीटी वायोलेशन को जानबूझकर इग्नोर करके सुपर पावर्स के बीच जंग रोकी जा सकती थी। अगर वो एक न्यूक्लियर टेस्ट था तो कौन उसके लिए जिम्मेदार था? सोवियत यूनियन के अलावा दो ऑब्वियस कैंडिडेट्स थे और वो थे इजराइल और साउथ अफ्रीका। उस टाइम फ्रेम में साउथ अफ्रीकन और इजरायलीज दोनों अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम्स पर काम कर रहे थे। दोनों देशों के सामने एक ही समस्या थी, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को चुपचाप कहां टेस्ट करें। इजराइल और साउथ अफ्रीका दोनों अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स थे, लेकिन उनके पास अपने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने की कोई जगह नहीं थी। उनके पास टेस्ट रेंजेस नहीं थे, इसीलिए समंदर ही परफेक्ट ऑल्टरनेटिव था। लेकिन ये भी एक अंदाजा भर ही रह गया। साउथ अफ्रीकन और इजरायलीज ने ऐसी किसी बात से साफ इनकार कर दिया। आज तक दोनों में से किसी गवर्नमेंट ने वेला इंसिडेंट में कोई हाथ होने की बात नहीं मानी है। कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन की उस इन्वेस्टिगेशन की बहुत सी बातें क्लासिफाइड थीं, इसलिए उस घटना के बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं लग पाया। दुनिया को इंतजार था जिंदगी में एक बार नजर आने वाले उस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट का। उसे इस सेंचुरी का कॉमेट कहा गया था और वो हमारे बेहद करीब आ रहा था। लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप से मिली एक तस्वीर से पता लगा कि डीप स्पेस का ये इंट्रूडर वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। जब हमने आइसॉन को और करीब से देखा तो पता लगा कि इसकी शेप बिल्कुल अलग है। उसका एक सेंटर है, दो विंग्स हैं और वो एक स्पेसशिप जैसा है। दुनिया भर के एंशिएंट कल्चर्स में कॉमेट्स को तबाही का प्रतीक माना जाता है, लेकिन साइंस के एडवांस होने पर हमने उसके बारे में जाना तो हमारा डर भी कम हुआ। सन 2013 में दुनिया भर की नजरें आसमान में कॉमेट आइसन पर टिकी थी और किसी की आंखों में डर नहीं था। शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं था। कॉमेट आइसॉन को आज तक का सबसे बड़ा और ब्राइटेस्ट कॉमेट कहा जा रहा था, इसीलिए सब लोग इस कॉमेट को देखना चाहते थे। वो किस तरह का होगा और कितने साइंटिफिक वैल्यू वाला होगा, इस लिहाज से लोगों को उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे। सितंबर 2012 में उस कॉमेट की खोज के बाद से ही नासा ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद एक रीजन ओर्ट क्लाउड में आइस और डस्ट के चंक देखे थे। ओर्ट क्लाउड असल में कॉमेट्स का एक कलेक्शन है जो सूरज का चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो पृथ्वी के मुकाबले सूरज से करीब 10,000 गुना ज्यादा दूर हैं। पृथ्वी से काफी दूर की ऑर्बिट्स में लाखों कॉमेट्स हैं और किसी चीज ने आइसन को सूरज की ओर लाखों साल के सफर पर धकेल दिया था, जिससे हमारी पृथ्वी उसकी फायरिंग लाइन में आ गई थी। ऐसे बहुत ही कम कॉमेट्स हैं जो सूरज के इतने करीब आ पाते हैं, इसलिए उसे देखना बड़ा ही इंट्रिगिंग था। नासा ने उस इंटरप्लैनेटरी वॉन्डरर की तस्वीरें लेने के लिए पूरी तैयारी की थी और उसके लिए उसने एक स्पेशल बलून माउंटेड टेलीस्कोप भी बनाया था। लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप से मिली एक तस्वीर ने पृथ्वी पर शॉक वेव्स पैदा कर दी थी। जब हमने उसे ज्यादा करीब से देखना शुरू किया था तब उसकी शेप ने हमें चौंका दिया था, क्योंकि उसकी ट्रायंगुलर शेप हमें हैरान कर रही थी। वो बड़ी ही आर्टिफिशियल लग रही थी। हमें एक ग्लोइंग वी शेप्ड ऑब्जेक्ट दिख रहा था और किसी अनट्रेन्ड आंख के लिए वो एक साई-फाई बैटल स्टार था, एक गैलेक्टिक इवेंट था। उस फोटोग्राफ को देखकर बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि कोई उसे एक एलियन स्पेसक्राफ्ट क्यों समझ सकता है। देखकर ही लग रहा था कि वो क्लोज एनकाउंटर्स फिल्म से निकला है। अगर हम इस बारे में सोचे तो साफ लगता है कि कॉमेट भी असल में पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले एक स्पेसशिप जैसा ही दिखता है। जब वो सूरज की ओर बढ़ा तब एंटिसिपेशन भी बढ़ने लगी, लेकिन उन शुरुआती तस्वीरों से पता लगने लगा कि सेंचुरी का कॉमेट कहा जाने वाला वो ऑब्जेक्ट उस स्टार के पीछे से निकलने में नाकाम रहा। अचानक ही वो गायब हो गया। ऐसा लगा कि वो विशाल ऑब्जेक्ट अचानक ही गायब हो गई। इसकी वजह का पता लगाने के लिए नासा जमीन पर और स्पेस में मौजूद अपने टेलीस्कोप से उस कॉमेट के प्रोजेक्टेड पाथ का पता लगाने लगी। हमें लगा कि वो गायब हो गया है, लेकिन फिर अचानक बूम, वो दिखने लगा।
लेकिन हमारे आउटर सोलर सिस्टम के उस इंट्रूडर को सूरज के करीब जाने का अंजाम भुगतना पड़ा था। वो ऑब्जेक्ट सूरज के पीछे बहुत करीब से गुजरा था, इसलिए वो बुरी तरह से झुलस गया था और नष्ट हो गया था। और अब सिर्फ डस्ट और गैस ही बच गई थी। आइसन के डिस्ट्रक्शन के बाद साइंटिस्ट्स के पास उस कॉमेट का बहुत ही कम डेटा बच पाया। मार्क एंटोनियो ने हबल से मिली तस्वीरों की जांच की। ये तस्वीर वैसी नहीं है जैसी नजर आ रही है, क्योंकि हबल स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए अलग अलग पॉइंट्स पर तस्वीरें लेता है। जब हबल स्पेस टेलीस्कोप उस कॉमेट के सामने आया तब उसे उसकी एक फोटो लेने में 8 मिनट लगे और ये स्ट्रीक्स उसी के हैं। लाइट की इन तीनों स्ट्रीक्स की वजह से ही उसे एक डिस्टिंक्ट शेप मिली और आइसन एक ऑर्डिनरी कॉमेट से बिल्कुल अलग नजर आने लगा। लेकिन एंटोनियो मानते हैं कि इस घटना को इमेज मैनिपुलेशन के जरिए समझा जा सकता है। इस पर्टिकुलर केस में 3 पर्टिकुलर इमेजेस को एक में कंबाइन किया गया है। आइसन की 3 हबल इमेजेस जो 3 अलग अलग मोमेंट्स पर ली गई थी, 13 मिनट के अंतर पर, और तीनों से लाइट की एक स्ट्रीक बन रही है। अलग अलग तो उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन में वो बड़ी अनोखी लग रही हैं। हालांकि आउटर सोलर सिस्टम का वो इंट्रूडर हमारे लिए हार्मलेस था, लेकिन हमारा ये एंशिएंट डर कम नहीं हुआ कि स्टार्स के पार से आने वाली फोर्सेस बड़ी पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव होती हैं।